बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस काजी फायसल साहब की अहलिया और बच्चों के असासे और जायदादें सामने आने के बाद जो उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया था, उसके बाद काजी फायसल साहब ने वो उस रेफरेंस को चैलेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसके ऊपर एक फैसला आया, उस फैसले के ऊपर उन्होंने रिव्यू डाला। वो रिव्यू सुनने के लिए जब जजेस बैठे तो उन्होंने उन जजेस पर एतराज़ कर दिया कि 6 जजेस ये रिव्यू नहीं सुन सकते, बल्कि 9 जजेस ये रिव्यू सुनेंगे या 10 जजेस सुनेंगे। तो ये सारा मामला था। इस पे एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया, उसके बारे में आपको बताता हूँ, और साथ ही ये कि 1 मार्च को यानी आज से तकरीबन 4 रोज बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस अहम मामले पर केस सुनने जा रही है। मामला किस तरफ आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, उस पर बात करते हैं। लेकिन जो बेंच की तश्कील के खिलाफ दायर 10 दरखास्तें थी, उसका 28 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया गया है। जस्टिस उमर बंदियाल साहब, मंजूर मलिक साहब, मदर आलम मियां खेल साहब, सजाद अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब पर मुश्तमिल 6 रुकनी लार्जर बेंच ने इन 10 दरखास्तों की समाअत की थी और 10 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। ये दरखास्तें काजी फायसल साहब, उनकी अहलिया, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मोहम्मद आरिफ रैकी जो कि सदर हैं क्वेटा बार एसोसिएशन के, नायब सदर पंजाब बार एसोसिएशन शाहनवाज इस्माइल, बलोचिस्तान बार कौंसिल और फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आबिद हसन मंटो साहब और पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से दायर की गई थी। फायसल साहब ने अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस को चैलेंज किया था, तो केस की समाअत 10 रुकनी फुल कोर्ट ने की थी। लेकिन नजरसानी दरखास्तों पर समाअत के लिए अक्सरियती फैसला देने वाले 6 जजेस का बेंच बनाया गया था। फैसला देने वाले एक जज फैसल रब साहब जो हैं वो इसलिए इसमें नहीं थे नजरसानी की दरखास्त में सुनने में, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस केस में 2 ऑर्डर जारी हुए थे। पहला मुख्तसर ऑर्डर 19 जून 2020 को, जबकि तफसीली फैसला 23 अगस्त 2020 को जारी किया गया था, जिसके साथ 3 जजेस याहिया फरीदी साहब, मकबूल बाकर साहब और मंसूर अली शाह साहब ने इख्तलाफ किया था और अपने अलग नोट लिखे थे। 7 जजेस का फैसला अक्सरियती फैसला था, जबकि 3 जजेस का फैसला अकलियती फैसला था। इन दरखास्तों में सदर पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फरीक बनाया गया था। काजी फायसल साहब की अहलिया सरीना इस्सत साहिबा ज़ाती हैसियत में पेश हुई, जबकि दीगर जो वकला थे मुनीर मलिक साहब, रशीद रिजवी साहब, सैयद रफाकत हुसैन और शीरी इमरान साहिबा पेश हुई थी। ये फैसला जो 6 जजेस ने जब ये केस सुनना शुरू किया, क्योंकि एक रिटायर हो चुके थे फैसल रब साहब जो अक्सरियती फैसला देने वाले जजेस थे, 7-3 से ये फैसला आया था। तो जब 6 जजेस ने ये केस सुना, जिसमें काजी फायसल साहब ने एतराज़ किया कि ये 6 जजेस क्यों सुन रहे हैं, 9 क्यों नहीं सुन रहे, तो इस 6 रुकनी बेंच का जो फैसला आया कि 6 जजेस सुनेंगे, 7 सुनेंगे या 9 सुनेंगे या 10 सुनेंगे, इस पर जो फैसला आया है इसके ऊपर 6 जजेस का फैसला जो है वो 5-1 से आया है। यानी 5 ने ये 28 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला दिया है। मंजूर मलिक साहब ने इख्तलाफ किया है और उनका इख्तलाफी नोट अभी तक सामने नहीं आया। अदालत में अपने हुक्म में लिखा है कि नजरसानी केस की समाअत के लिए दायर दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट के कवायद के तहत दायर की गई थी, जिसमें बेंच की तश्कील 9 की इस्तदा की गई थी। अदालत ने केस के हक़ाइक़ से मुतालिक लिखा है कि दरखास्तों में मुख्तसर फैसले के पैराग्राफ नंबर 3 से 11 तक पर नजरसानी की इस्तदा की गई है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो 3 से 11 तक जो एतराज़ है वो क्या है, उसमें क्या ऐसा था जिस पे काजी फायसल साहब को एतराज़ है। जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला जारी हुआ था 19 जून को, उसके जो पैराग्राफ नंबर 3, ये 3 से 11 तक जो पर एतराज़ है। पैराग्राफ नंबर 3 में तो खैर जजेस के नाम थे कि 7 जजेस जिन्होंने ये फैसला जारी किया था। शुरू में ही मैंने इस वीडियो के शुरू में उन 7 जजेस के नाम आपको बता दिए हैं। पैराग्राफ नंबर 4 में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि FBR जस्टिस काजी फायसल साहब की अहलिया और बच्चों से उनके ज़राए आमदन और जायदादों के हवाले से अलग अलग वजाहत तलब करेगा। अदालत ने इन 3 जायदादों के एड्रेस भी फैसले का हिस्सा बनाए थे जो काजी फायसल साहब के ख़ानदान की तरफ से बरतानिया में खरीदी गई थी। अदालत ने लिखा था कि ये जायदादें काजी फायसल साहब के बच्चों और बीवी की तरफ से खरीदी गई थी। इस वजह से इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर के पास ये इख्तियार है कि वह इन जायदादों के हवाले से बच्चों से या उनकी अहलिया से पूछ सके। FBR के कमिश्नर अपने नोटिस में फाजिल जज की अहलिया और बच्चों को फरीक बना सकते हैं। इससे कबल उन्होंने कहा था कि FBR की तरफ से जो भी फरीकैन के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई थी तो वो ख़त्म करार पाएगी। यानी अदालत ने FBR को यह इख्तियार दिया था वो काजी फायसल साहब की अहलिया और बच्चों को फरीक बनाए, नोटिस जारी करे और उनकी जो असास और जायदादें सामने आई उनकी वजाहत तलब करे। इस पैराग्राफ पर काजी फायसल साहब को एतराज़ है और उनकी अहलिया को भी। पैराग्राफ नंबर 5 में
अदालत ने करार दिया था कि FBI की तरफ से जो नोटिस जारी होंगे वो दरखास्त गुजार यानी काजी फाइज ईसा साहब की इस्लामाबाद में सरकारी रिहायशगाह के एड्रेस पर बजरिया कोरियर या ऐसे जरिए से भेजे जाएंगे जो कि कानूनी होगा। इस पर भी काजी फाइज साहब ने एतराज किया था कि उनकी सरकारी रिहायशगाह पर ये नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 6 में अदालत ने करार दिया था कि FBI के नोटिस में फ्रीकैन जो हैं जिनको फ्रीक बनाया गया है वो अफराद अपने जवाबात और तमाम मुतलका मवाद जमा कराएंगे। और फ्रीकैन कौन है? काजी फैसल साहब की अहलिया और बच्चे। उनको ये पाबंद किया गया था कि वो अपने जवाबात भी जमा कराएंगे, तमाम मुतलका रिकॉर्ड भी जमा कराएंगे। उनसे जो पूछा जाएगा, जो मांगा जाएगा, वो डॉक्यूमेंट, वो दस्तावेजात, वो तफसीलात वो FBI को देने के पाबंद होंगे। और कहा गया कि अगर कोई मुल्क से बाहर है तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वक्त पर अपना जवाब जमा कराए। और अदालत ने यह भी कहा था कि कमिश्नर के सामने जो भी कार्रवाई होगी उसमें कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा और इस बुनियाद पर ताखीर नहीं की जाएगी कि कोई बंदा पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। यानी ये ना हो कि जाय साहब की अहलिया या बच्चों में से कोई अगर पाकिस्तान नहीं है तो कहा जाए क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं है तो हम जवाब नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद कर दिया था कि FBI काजी फाइज ईसा साहब की अहलिया और बच्चों से जिस वक्त में भी जवाब मांगेगा, जितना भी रिकॉर्ड मांगेगा वो देने के पाबंद हैं। पैराग्राफ नंबर 7 में अदालत ने करार दिया था कि जब फ्रीकैन की तरफ से जवाबात और इजाफी मवाद वजाहत के नतीजे में FBI के पास पहुंच जाए तो FBI का कमिश्नर फ्रीकैन को सुनने का मौका फराहम करेगा। फ्रीकैन को ज़ाती हैसियत में या उनके मुंतखब करदा नुमाइंदे या वकील के जरिए सुना जाएगा। और यह सारा अमल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2002 के तहत या ऑर्डिनेंस 2000 के तहत पूरा किया जाएगा। आई थिंक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 है वो। यानी पहले नोटिस जारी करेंगे, रिकॉर्ड लेंगे, जवाब लेंगे, उनको ज़ाती हैसियत में सुनेंगे या उनके वकील को सुनेंगे। पैराग्राफ नंबर 8 में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि FBI के कमिश्नर फ्रीकैन को नोटिस मौसूल होने के बाद 7 दिन में अपनी कार्रवाई मुकम्मल करेंगे और FBI 75 रोज में अपना फैसला जारी करेगा। अदालत ने वाज़ेह किया था कि कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा, कोई वक्त में तोसी किसी सूरत में नहीं दी जाएगी, पाबंद कर दिया गया था। पैराग्राफ नंबर 9 में अदालत ने करार दिया था कि इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर का फैसला जारी होने के बाद 7 दिन में चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपनी दस्तखतशुदा रिपोर्ट सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल यानी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास जमा कराएगा जिसमें FBI में होने वाली तमाम कार्रवाई का रिकॉर्ड फराहम किया जाएगा। और सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो रिपोर्ट चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने रखेंगे। इस तरह फाजिल चीफ जस्टिस पाकिस्तान वो रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दीगर मेंबरान के सामने मजीद जायजे के लिए पेश करेंगे ताकि दरखास्त गुजार जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से मामले को देखा जा सके। अदालत ने लिखा था कि इस रिपोर्ट के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आने के बाद अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जरूरी समझा तो वो आर्टिकल 209 के तहत कोई भी कार्रवाई कर सकती है और ये कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आर्टिकल 209 के तहत अस्क नोटिस का जो दायरा कार है उसके तहत हो सकती है। पैराग्राफ 10 में अदालत ने करार दिया था कि इस अदालती हुक्म के बाद 100 रोज के अंदर चेयरमैन FBI की जानिब से रिपोर्ट ना आई तो फिर क्या किया जाएगा, वो सारा प्रोसेस लिखा गया था। और पैराग्राफ नंबर 11 में लिखा गया था कि किसी भी किस्म के शक और शुबह को ज़ायल करने के लिए वाज़ेह किया जाता है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो कि पैराग्राफ नंबर 9 की रोशनी में की जाएगी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इस फैसले के अंदर मौजूद कोई भी चीज़ फ्रीकैन को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत अपील के हक से महरूम नहीं करती। अगर कोई फरीक यह समझता है कि वो कमिश्नर के फैसले से मुतासिर हुआ है तो वह अपील का हक रखता है। ऐसी अपीलें मेरिट पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत निपटाई जाएंगी। और अदालत ने लिखा था कि अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने भी मामला रखा जा सकता है। और यह भी कहा गया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस हवाले से जो भी फैसला करना चाहे वो कर सकती है। और ये मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या अदालत कहना चाह रही है, टेक्निकल बात है थोड़ी सी, मैं आसान अल्फाज में बता देता हूं। यानी जो FBI रिपोर्ट देगी, अगर FBI ये कहती है कि काजी फाइज साहब की अहलिया और उनके बच्चे वजाहत नहीं दे सके एहसास और जायदादों की, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जरूरी नहीं है कि वो ये बात माने और ये मानते हुए वो ये कहे कि इसके जिम्मेदार काजी फाइज ईसा हैं। या मुख्तलिफ भी हो सकता है कि जो FBI है वो क्लीन चिट दे दे उनकी बीवी को और उनके बच्चों को, लेकिन अदालत फिर भी कहे कि नहीं, काजी फाइज ईसा को बहरहाल ये एहसास और जायदादें डिक्लेयर करनी चाहिए थी तो वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए और इस बात पर उनको बरतरफ किया जा सकता है। तो ये दरखास्तें इब्तदाई तौर पर उन 7 जजेस के बेंच के सामने रखी गई थी जिन्होंने अक्सरियती फैसला जारी किया था। ताहम जब ये मुलतवी की गई तो उसमें यह कहा गया कि उस दौरान क्योंकि फिर वो फैसल अरब साहब रिटायर हो गए थे, दोबारा जब फैसल अरब साहब के जब दोबारा लगी तो फिर ये 6 जजेस रह गए।
तो ये मामला वैसे चीफ जस्टिस की स्वाबदीद है कि वो जो भी बेंच बना दें, लेकिन चीफ जस्टिस ने इन 6 रुकनी बेंच के पास भेजा कि आप फैसला करें कि किस ये 6 जजेस को सुनना चाहिए, 7 को, 10 को, 9 को। अब ये मामला जो है वो चीफ जस्टिस के पास भिजवाया गया ये इन 6 जजेस की जानिब से, और 5 और 1 से फैसला आया, यानी 6 जजेस टोटल थे और 5 1 से फैसला आया। तो उसके बाद ये हुआ कि अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 10 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है। उसमें से 9 जजेस वो 10 में से वही हैं, और 1 जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं। वो इसलिए अमीनुद्दीन साहब को रखा गया है क्योंकि जो फैसल अरब साहब हैं वो रिटायर हो गए हैं। और उसके बाद ये जो 28 सफ़ात मुश्तमिल फैसला है उसमें यह भी कहा गया कि नज़रसानी बेंच में साबिक बेंच वाले जज शामिल करने वाली प्रैक्टिस नाकाबिल अमल है। अगर ऐसा किया गया तो ज़ेर अल्तवा सैकड़ों नज़रसानी केसों में इसके खतरनाक असरात होंगे। अदालत ने यह भी करार दिया है कि बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस की स्वाबदीद है। चीफ जस्टिस की स्वाबदीद है कि वो नज़रसानी दरखास्तें ज़रूरत के मुताबिक उसी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करें। अदालत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में जस्टिस दुराब पटेल के इख्तलाफी नोट के हवाले से हवाला देते हुए कहा है कि जस्टिस दुराब पटेल वाली मशक हाल ही में पनामा केस में जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने दोहराई, जिसमें 3 जजेस ने GIT बनाकर तफ्तीश का हुक्म दिया और 2 अक़लियती जजेस ने वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल करार दिया, जिनमें से 1 जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा थे। उसके बाद GIT ने रिपोर्ट दी तो अक्सरियती और अक़लियती फैसले देने वाले 5 जजेस ने वज़ीर-ए-आज़म को अवामी ओहदा रखने से रोक दिया। इसके बाद इस फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी और समाअत के दौरान अक़लियती जजों को नज़रसानी बेंच में शामिल करने पर एतराज़ किया गया था, लेकिन इन हालात में जस्टिस एजाज अफजल खान और पूरे बेंच ने वो एतराज़ मुस्तरद कर दिया था। उसके बाद 5 रुकनी बेंच ने नज़रसानी की दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी थी, और यूँ नज़रसानी में जस्टिस खोसा ने जो ब्रीफ नोट लिखा था वो भी इस फैसले का हिस्सा बनाया गया है। अपने इख्तितामी पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि तमाम मुतफरिक दरखास्तें निपटाई जाती हैं। अदालत ने करार दिया है कि यह तयशुदा कानून और प्रैक्टिस है कि चीफ जस्टिस रोस्टर का मास्टर है और वो इसको रोस्टर को बनाते हैं और वही बेंच की तश्कील कर सकते हैं, और किसी वजह की बुनियाद पर नज़रसानी केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया जा सकता है। तो चीफ जस्टिस ने अब ये कर दिया है। 10 रुकनी बेंच 1 मार्च को काजी फैसल साहब का केस सुनने जा रहा है, और नज़रसानी की अभी दरखास्तें, नज़रसानी की दरखास्तों में देखते हैं कि क्या फैसला आता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।